पार्शियल वेपर प्रेशर पे कुछ न्यूमेरिकल था हम लोग का, आंशिक वाष्प दाब पर। नहीं तो उसमें से ये न्यूमेरिकल करा दिए थे कि नहीं कराए थे? ये हो गया था। चलो, और ये वाला न्यूमेरिकल तो ये बनाए थे अपने से कि नहीं बनाए थे? आंसर पता ना गलत है कि सही है। बाकी लोग बनाए हैं इसको क्या सर? नहीं सर, ट्राई करना चाहिए ना इसको। चलिए देखा जाए। लिखा हुआ है 20%, ध्यान से देखा जाए। 20% W/W एक जलीय विलयन में एक द्रव्य विलय का आणविक भार 140 ग्राम पर मोल है तथा इस विलयन का वाष्प दाब 160 mm है। यदि जल का वाष्प दाब 150 mm है तो उस द्रव्य विलय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ज्ञात करें। यही हम लोग क्वेश्चन था। नहीं, अब इसमें जो दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं हम लोग। पहले दिया हुआ है 20% W/W जलीय विलयन, तो उसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। सॉल्यूशन इसका बना रहे हैं। पहला चीज हम लोग को दिया है 20% W/W, नहीं जलीय विलयन, जलीय विलयन, ठीक है। तो 20% W/W का मतलब भी लिख लेते हैं यहीं पर। इसका मतलब होता है 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम विलय है। सौ ग्राम विलयन में 20 ग्राम विलय है, ऐसा हम लिख लिए। ध्यान रखना है, पहला हो गया 20% W/W का मतलब लिख दिए। 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम विलय है। चलो आगे पढ़ें। तो लिख रहा है विलय का आणविक भार, विलय का आणविक भार 140 है। उसको भी लिख दें यहां पर। विलय का आणविक भार 140 ग्राम पर मोल, 140 ग्राम है, लिख दिए। तथा इस विलयन का वाष्प दाब, ध्यान से पढ़ो, इस विलयन का वाष्प दाब 160 mm है। तो विलयन का वाष्प दाब यानी पीएस का मान दे दिया है 160 mm, ठीक है। यदि जल का वाष्प दाब, अच्छा जल का भी वाष्प दाब दे दिया है यानी P0W, W का मतलब वाटर, तो वाटर का वाष्प दाब भी दे दिया है शायद कितना 150 mm, ठीक है। तो उस द्रव्य विलय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ज्ञात करें। नहीं तो हमको निकालना है P0, L का मतलब लिक्विड, L का मतलब क्या माने हैं लिक्विड, यहां लिख दे रहे हैं। हम लिख दे रहे हैं यहां W का मतलब हम क्या समझे हैं वाटर, और वाटर में ही कोई लिक्विड मिलाया गया है। L का मतलब कोई लिक्विड यानी कोई द्रव्य मिलाया गया है। तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या क्या पहले दिया हुआ है? नहीं तो हम सबका मतलब लिख दिए। PS का मान दिया है, P0W का मान दिया है, P0L का मान निकालना है, बाकी सब इंफॉर्मेशन हम लोग लिख दिए। अब याद करो, अगर विलायक भी द्रव्य है और विलय भी द्रव्य हो, विलायक भी द्रव्य हो और विलय भी द्रव्य हो, तो ऐसे विलयन के वाष्प दाब को निकालने का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। नहीं तो आराम से हम निकाल सकते थे। हमारे पास अगर ध्यान दिया जाए तो PS बराबर हम लोग लिखते थे क्या, PA प्लस PB, यही ना था जी, ठीक। तो यहां पर अब देखा जाए तो हम इसी फॉर्मूला को ऐसे लिखेंगे, PS बराबर, अब A के जगह पर हम मान लेते क्या है वाटर, और B के जगह पर क्या है लिक्विड, लिख दिए जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। यहां से PS बराबर E क्या होगा P0W XW प्लस इसको क्या लिखेंगे P0L XL। बोलो दिक्कत है इसमें? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब हमको देखना है कौन सी का मान हमको पता है इस फॉर्मूला में, किसी चीज का मान पता है। PS खोजते, पता है 160, सही है। P0W 150 पता है, XW नहीं पता है, कहीं XW लिखा हुआ नहीं है, निकालना पड़ेगा। P0L निकालना है, नहीं
एक्स एल ये भी नहीं दिया हुआ है, नहीं। तो अब हम लोगों का काम क्या होगा कि पहले एक्स डब्ल्यू और एक्सएल का मान निकाल ले। अगर एक्स डब्ल्यू और एक्सएल का मान हमारा निकल गया तो क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान रखना है। चलो, तो एक्स डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू मतलब वाटर, एक्स मतलब मोलंस, वाटर का मोलंस निकालना है। एक्सएल का मतलब लिक्विड का मोलंस निकालना है, नहीं। तो मोलंस निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, निकालेंगे। हम लोग को देखा जाए, मान लो एक्सएल का ही मान निकालना है, लिक्विड का ही मोलंस निकालना है, नहीं। तो अगर लिक्विड का मोल अंश निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है, याद करो, मोलंस का W1 बटा M1 बटा W1 बटा M1 प्लस W2 बटा M2, ऐसा फॉर्मूला होता है। चलो, अब बराबर में आते हैं। W1 का मतलब होता है इस लिक्विड का दिया हुआ भार, नहीं। तो लिक्विड क्या है? विलय। विलायक कौन है? जल। विलायक कौन है? जल। और जल में कोई लिक्विड डाला गया है तो ये हमारा विलय है, नहीं। इस विलय का दिया हुआ भार, नहीं। तो देखो, तुम लोग पढ़े हैं शायद, विलय का भार कहीं मिलेगा पढ़ने पर। 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम विलय है, तो विलय का भार कितना दिया हुआ है? 20। यानी कि W1 का मान दिया हुआ है कितना? 20 बट्टा, नहीं। अब हमको चाहिए इस विलय का अनुभार, तो शायद विलय का अनुभार भी क्वेश्चन दे दिया है 140। कितना दे दिया है? 140। तो यहां हम रखेंगे 140, फिर यहां आएंगे 20 बट्टा में यहां रखेंगे 140 प्लस W2 बटा M2। तो W2 का मतलब होता है विलायक का भार, नहीं। तो विलायक, अब विलायक का भार निकालना है तो सुनो, तो 100 ग्राम विलयन है और उसमें 20 ग्राम विलय है, तो अगर विलायक निकालना होगा तो विलायक का भार कितना आएगा? 80 ग्राम। यहां से अगर हम निकाल लेते विलायक का भार, तो विलायक का भार निकालने के लिए हम लोग क्या करना था? 100 ग्राम में से 20 ग्राम घटा लेना था। तो 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 ग्राम। तो हम यहां पर लिख सकते थे W2 का मतलब हो गया 80 ग्राम बटा M2 मतलब होता है विलायक का अनुभार। तो विलायक कौन है? जल। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो इसका अनुभार कितना? 16 और 2 18। बोलो, दिक्कत है? नहीं। अब यहां से हम इसको काट सकते थे, 0 से 1 0 कट जाता, 2 से 2 से 14 कट जाता, फिर 0 से 0 कट जाता, 2 से 2 से 14 कट जाता, नहीं। इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा? हम लोगों का 2 से ही काटो, मान लो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 9 18। यहां से देखा जाए तो XL का मान हम निकाल सकते थे, XL बराबर 1/7। तो हम लोग सीधे डिवाइड करके वैल्यू जो आ रहा है वो लिख रहे हैं। हम लोग यहां से देखें तो 1 डिवाइडेड बाई 7, तो 1 डिवाइडेड बाई 7 वैल्यू आ रहा है 0.14। 0.14, तो इसका वैल्यू 1/7 का वैल्यू आ गया 0.14 डिवाइडेड बाई, फिर 1/7 है तो क्या आएगा? 0.14 प्लस 40/9 कर लेते हैं, 40 डिवाइडेड बाई 9, तो आ गया 4.44। ये आ गया 4.44, यानी इसको सॉल्व किए तो आ गया 0.14 बट्टा, इसको अगर जोड़ दें हम लोग का 4.44 है, इसमें हमको जोड़ना है 0.14 को, तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 8, 4 1 5 और यहाँ पे 4, तो आ जाएगा 4.58। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते, नहीं, तो हम लोग का 0.14 डिवाइडेड बाई 4.58 डिवाइड किया आ गया 0.03। 0.03, नहीं। तो ये वैल्यू हम लोग को आ गया किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड का। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड निकल गया, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने के लिए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड कर देंगे, नहीं। तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड का मान 0.03 रखेंगे, नहीं। तो ये वैल्यू हम लोग को लगभग आ जाएगा 0.07। आगे, नहीं। अब देख लो, तुमको XL का मान भी निकल गया, XW का भी मान निकल गया, नहीं। तो XW, XL, P0W, PS सबका मान निकल गया। तो अब क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है, नहीं। मान लो हम रखते हैं वैल्यू, चलो PS का मान कितना रखें? 160, यहां रख रहे हैं, देखो 160 बराबर P0W का मान कितना रखें? P0W का मान 150। बोलिए,
अच्छा यहाँ पर गलत हुआ है क्या? 1.00.03 तो 7 9 सॉरी यहाँ पे 9 आएगा 0.97। चलिए अब यहाँ से अगर देखा जाए तो देखो तो वैल्यू रख रहे हैं तो 160 PS का मान, P0W का मान कितना है 150 रख दिए। XW का मान लिखना है तो XW का मान कितना निकल गया है 0.97 तो यहाँ पे रखते इनटू 0.97 फिर प्लस हम लोग को P0L है तो P0L और गुना XL का मान कितना 0.03 तो 0.03। अब इसको हम लोग सॉल्व करके क्या P0L का मान नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, देख लीजिए। परेशानी है कहीं कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। विलायक का और विलय का मोल अंश जोड़ के हमेशा 1 आता है। नहीं, अगर हम यहाँ लिखें तो ये बात कितनी बार बताई गई है कि विलायक, ये हो गया वाटर विलायक और ये हो गया लिक्विड, इसका जोड़ के वैल्यू कितना आता है 1। तो अगर हमको XL का मान निकल चुका है, XW का मान निकालना है तो XW बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस XL। नहीं बताया गया है, बहुत बार बताया गया है, कल भी बताया गया था। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। भाई बनने वाला नहीं था। क्या बोल रहे हैं? तो ऐसा कुछ बोला है क्या कि जल में कुछ डाल के तब वाष्प दाब दिए हैं? जैसे शुद्ध वर्ड यूज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? नहीं, आपको देखो अगर बोल दिया कि बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन नहीं लिखा, खाली बेंजीन का वाष्प दाब, यानी कि शुद्ध बेंजीन का ही वाष्प दाब दिया हुआ है। अगर बोल दिया कि जल का वाष्प दाब, नहीं, यानी शुद्ध जल का ही वाष्प दाब दिया हुआ है। ठीक है, तो शुद्ध वर्ड यूज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। हाँ, बिलियन बोलेगा तभी वाष्प दाब क्या होगा, डाउन होगा या अप होगा, ध्यान रखना है। आगे बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। अब चूंकि ये सब कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहता है तो एनसीईआरटी में कैलकुलेशन ज्यादा होता है, मतलब नहीं होता है गुना भाग करने के लिए, लेकिन आपके वो जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना वो बनेगा बिल्कुल ऐसे ही, बस अंतर क्या है, काटना बड़ा आसान होता है। नहीं, वहीं आपको वो काटने वाला था फट फट कट जाए, बच्चा आंसर पर फट पहुंच जाए, नहीं, तो इस तरह से दिया रहता है। लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का आता है, ध्यान रखना है। तो कम से कम एनसीईआरटी तो हम लोग को देखना ही पड़ेगा, ध्यान रखना है कि उसका प्रॉब्लम हम लोग को सब समझ में आना चाहिए। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को बताओ। शुद्ध बेंजीन तथा शुद्ध टॉलिन का वाष्प दाब 22 mm तथा 75 mm है। इस विलयन का संघटन ज्ञात करें जिसका वाष्प दाब 50 mm है। वाष्प अवस्था में भी संघटन ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन दिया है, देखो तो देखिए, अब जैसे छुट्टी अब खत्म हो गया है हम लोग का, नहीं बहुत लंबा टाइम रेस्ट हुआ है, नहीं तो आप लोग थोड़ा जिंदा हो जाइए, बस में ना। अच्छा हाँ, अब होली आ रहा है, बस में रहे, जब थोड़ा आप लोग जिंदा होने की कोशिश करते हैं तब तो कोई ना कोई त्यौहार आ जाता है जो आप लोग को रिलैक्स कर देता है, ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये सब बनना चाहिए, सब पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं बनेगा तो फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। चलो, शुद्ध बेंजीन तथा शुद्ध टॉलिन का वाष्प दाब, तो चलो शुद्ध बेंजीन का मतलब P0B हम लिख दिए, तो B का मतलब है क्या है, बेंजीन। चलो इसका वाष्प दाब देखते हैं कितना दिया है, 22 mm, तो P0B का मान दिया है 22 mm, लिख दिए। अब दिया है शुद्ध टॉलिन का वाष्प दाब यानी P0T का मान दिया हुआ है कितना 75 यानी 75 mm। चलो इस विलयन का संघटन ज्ञात करें। जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहे, ध्यान से मेरी बात समझो, संघटन ज्ञात करें, इसका मतलब होता है मोल अंश ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, मोल अंश, यानी आपको मोल अंश ज्ञात करना है किसका, बेंजीन का भी, और मोल अंश ज्ञात करना है किसका, टॉलिन का भी। ये एक्स का मतलब होता है मोल अंश, नहीं, और बी का मतलब बेंजीन, तो बेंजीन का मूल अंश ज्ञात करना है और टॉलिन का मूल अंश ज्ञात करना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जिसका वाष्प दाब
जिसका वाष्प दाब कितना है 50 mm, यानी आपको पीएस का मान दे दिया है। कितना दे दिया है 50 mm। नहीं, ध्यान से देख लो, इस विलयन का संघटन ज्ञात करें, इस विलयन का संघटन ज्ञात करें जिसका वाष्प दाब, यानी विलयन का वाष्प दाब है कितना 50 mm। ठीक, फिर बोल रहा है वाष्प प्रवस्था में भी संगठन ज्ञात करें, यानी आपको बेंजीन का वाष्प प्रवस्था में, यानी वाष्प अवस्था में भी बेंजीन का मूलंश ज्ञात करना है, और वाष्प अवस्था में भी टॉलिन का मूलंश आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन यही है आपका। ठीक, तो बेंजीन भी हमारा लिक्विड, टॉलिन भी हमारा लिक्विड। नहीं, अब अगर दोनों लिक्विड हैं तो हमारे पास दोनों लिक्विड के वाष्प दाब निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं, तो उस फॉर्मूला को हम अप्लाई कर सकते थे। देखो तो पीएस बराबर हम लिख सकते हैं पीबी प्लस पीटी। दिक्कत है? अच्छा, पीएस बराबर इसको लिखते पीबी, तो पीबी को हम लिखते हैं ऐसे प्लस, दिक्कत है किसी को? कर सकते हैं ना? अब हमको निकालना है। नहीं तो देखते कौन सी का मान दिया है भाई। पीएस का मान दिया हुआ है 50, सही है। P0B का मान दिया हुआ है 22, सही है। P0T का मान दिया हुआ है नहीं 75। हमको दिया हुआ कौन सी का मान नहीं है, XB और XT का मान। ठीक, तो जिसका मान नहीं दिया हुआ है, तो अभी हम पढ़ाए थे, तुम याद करो, अभी हम बोलते कि XB प्लस XT यानी विलायक प्लस विलय का मूलंश जो कितना आता है 1 आता है। नहीं, अब हम क्या कर रहे हैं कि मान लो XB बराबर हमको लिखना हुआ, तो XB बराबर क्या लिख देंगे 1 माइनस XT लिख दिए। चलो अब यहां देखो तो PS बराबर P0B XB की जगह पे क्या लिख दिए 1 माइनस XT, प्लस इसको बाकी उतार दिए P0T XT। बोलो दिक्कत है? कर सकते हैं? नहीं, अब देखो तो यहां से PS बराबर ये हो जाएगा P0B माइनस गुना किए P0B XT, P0B फिर माइनस P0B XT प्लस P0T XT। बोलो दिक्कत है? PS बराबर ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, हम लोग उसी को कर रहे हैं। यहां पर अब हम देखा जाए तो इसको हम लोग अरेंज कर रहे हैं। अरेंज करने का मतलब हम इसको लिख रहे हैं, पहले देखो ध्यान से P0T XT, इसको पहले लिख दिए, अब इसको लिख रहे हैं माइनस P0B XT, अब इसको उतार रहे हैं प्लस P0B। इतना में दिक्कत? आ जाओ PS बराबर, अब इसमें से XT कॉमन निकालो, यहां भी XT है यहां भी XT है, तो कॉमन निकालो P0T माइनस P0B, कॉमन क्या निकल गया XT, प्लस में क्या आ गया P0B आएगा। दिक्कत है? हमको मान कौन सी का निकालना है XT का, तो देखो तो देखा जाए, अब हमको यहां से देखा जाए तो इसी को ऐसे लिखे हैं, देखो तो PS इसको इधर भेज रहे हैं तो प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस P0B बराबर, इसको देखो ऐसे लिखे हैं P0T माइनस P0B, और यहां पर क्या लिखेंगे XT। अच्छा, हमको XT का मान निकालना है, तो XT बराबर ऐसा लिखें PS माइनस P0B, अब बट्टा में P0T माइनस P0B। बोलो लिख सकते हैं? किसी को दिक्कत तो बोलो। कर सकते हैं ना? नहीं, अब खाली क्या करना है, सबका मान रखो। चलो देखो तो हमको कौन सी का मान निकालना है, XT का मान निकालना है, तो वैल्यू रखो। PS का मान क्वेश्चन में खोजो, कहीं PS दिया हुआ है 50, तो रखेंगे यहां पे 50 माइनस P0B का मान 22, तो 22 रखो, बट्टा में P0T का मान 75 माइनस P0B का मान 22। तो ये बताओ, इसको सॉल्व करके हम लोग XT का मान नहीं निकाल लेंगे?
निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। 50 में से 22 जाए कितना आएगा जी? 28 बट्टा 75 में से 22 गया तो 5 में से 2 गया 3 और 7 में से 2 गया 5, 53 नहीं तो 28 बटा 53 आपको आ जाएगा। इसी को डिवाइड करेंगे, जो फ्रैक्शन में आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। ये समझ में आया? तो अगर हमको xt का मान निकल गया, xt का मान निकल गया, इसका मान तो निकल गया, अब हमको किसका मान निकालना है? xb का। तो xb का फॉर्मूला 1 माइनस xt, तो 1 माइनस xt नहीं तो इसको 28 में 53 से थोड़ा डिवाइड करके दशमलव में ले आते हैं। 28 डिवाइडेड बाई 53 0.5 के आसपास में आ रहा है, 0.52 यानी 0.5 ही मान रहे हैं, नहीं 0.52 मान लो, 0.528, ठीक है 528 लिख रहा है तो इसको लगभग हम मान सकते हैं 0.53, ठीक है। तो 1 माइनस 0.53 तो दशमलव करेंगे तो 10 में से 3 जाए कितना? 7 और 9 में से 5 जाए कितना? 4.0 तो 0.47 xb का मान निकल गया। नहीं अब हमको कौन सी निकालना है? x डैश बी और x डैश टी का मान निकालना है। नहीं तो डाल्टन्स लॉ भी पढ़ाया गया था आपको, नहीं तो उसका मदद लेके हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए तो डाल्टन्स लॉ के अनुसार हमको पढ़ाया गया था, अगर हम लिखे यहां पर तो हम लिख सकते थे P0 B XB बराबर PS X डैश बी, यही होता है, ध्यान रखना है। हमको निकालना कौन सी का मान है? X डैश बी का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? P0B XB, P0B XB बट्टा में क्या? PS। तो यहां से P0B का मान, अब देखिए आप इधर कहा गया P0B का मान 22, तो P0B का मान 22, तो P0B का मान 22 यहां रखिए, गुना XB का मान भी आप निकाल चुके थे शायद, सॉरी XB का मान कितना था? XB कहाँ है? 0.47, तो 0.47 यहां पर रखेंगे गुना 0.47 बट्टा PS का मान कितना था? 50 था, तो 50 देख लीजिए एक बार, 50 है ना। PS का मान 50 सही है। नहीं तो हम सब वैल्यू रख दिए, नहीं अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हम आंसर ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं, बहुत आसान है, ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग का 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.47 तो आ गया 10.34 डिवाइडेड बाई 50, ध्यान रखना है। तो 10.34 डिवाइडेड बाई 50 वैल्यू आ गया 0.2068 तो हमको x डैश बी का मान निकल गया। तो अब x डैश टी का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 1 माइनस एक्स डैश बी करेंगे तो इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। बोलो दिक्कत है? तो समझाने पे समझ में आ रहा है कि समझाने पर नहीं समझ में आ रहा है? समझाने पे आ जा रहा है तो समझाने पे आ जा रहा है तब ठीक है, नहीं पहली बार में नहीं भी बने तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स उतना भारी होते नहीं हैं, बस इसमें क्या होता है थोड़ा कैलकुलेशन होता है, ठीक है। लेकिन वो भी आप जब एग्जाम देने जाइएगा ना तो एग्जाम में कैलकुलेशन आसान कर होता है, लेकिन आपको प्रोसेस तो आना चाहिए। बस में है ना, प्रोसेस आपको आना चाहिए कि हाँ हमको ऐसे ऐसे बैठाना है, ये फॉर्मूला होता है, ऐसे करने आना चाहिए, ध्यान रखना है। तो प्रोसेस आपको आता है तो आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, ध्यान रखना है। चाहे आप कंपटीशन का भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जानबूझ के आसान दिया जाता है, बहुत टफ नहीं दिया जाता है। वो चेक करता है कि आप फॉर्मूला पे सब कुछ बैठा पा रहे हो कि नहीं, आप जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच रहे हो कि नहीं, ये चेक किया जाता है। बस में आ रहा है। कभी कभी गुणों भाग चेक करता है कि बहुत गधा है इसमें, जिसको गुणों भाग में प्रॉब्लम है। चलिए एक और सवाल ये था, लास्ट सवाल था ये। शुद्ध बेंजीन तथा शुद्ध टॉलिन का वाष्प दाब क्रमशः 103 mm तथा 32 mmHg है। यदि विलयन में टॉलिन का मोल अंश 0.6 है तो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें। टॉलिन का मोल अंश वाष्प अवस्था में भी ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बोलिए।
अब मेरा मुंह थोड़े देखना है, इस क्वेश्चन का मुंह देखना है। हाँ, वो तो मोलंस तो निकल ही जाएगा, एक का मोलंस दिया हुआ है, तो एक का तो मोलंस 1 माइनस 0.6 कर दें 0.4 आ जाएगा। नहीं, उसका तो बन ही जाएगा सवाल। देख लीजिए, शुद्ध बेंजीन तथा शुद्ध टॉलिन, तो फिर से वही करें। P0B का मान कितना दिया हुआ है? शुद्ध बेंजीन 103 mm। चलो, P0T टॉलिन का मान कितना दिया हुआ है? लिख दिए। यदि विलियन में टॉलिन का मोलंस, टॉलिन का देखो, टॉलिन का मोलंस दिया है 0.6, यानी XT का मान दिया है 0.6। विलियन का वाष्प दाब ज्ञात करें, यानी हमको ज्ञात क्या करना है? PS ज्ञात करना है। नहीं तो हम देखो, चाहे तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला ऐसे भी लिखते थे हम लोग, याद करो। अगर हम लोग को लिखना है यहां पर, तो हम लोग ऐसे लिखे हैं फॉर्मूला को, P0B माइनस P0T यहां से XB और प्लस P0T, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अभी जस्ट तो लिखे थे। नहीं, अब हमको देखा जाए तो PS का मान निकालना था, P0B का मान पता है 103 माइनस P0T का मान पता है 32, XB का मान चाहिए। तो देखो, टॉलिन का मोलंस XT का मान शायद दिया हुआ है 0.6, तो XB का मान निकलेगा 1 माइनस 0.6 0.4। नहीं तो यहां पर वैल्यू हम लोग को आ गया गुना 0.4, अब प्लस P0T का मान दिया हुआ है 32। तो इसको सॉल्व करके हम लोग PS का मान नहीं निकालेंगे? निकाल लेंगे, बन जाएगा। अब दूसरा काम क्या था? वाष्प अवस्था में भी मोलंस निकालना है टॉलिन का। नहीं तो वाष्प अवस्था में निकाल सकते हैं, हमको पता है P0T XT बराबर PS X डैश T। X डैश T का मान निकालना है, तो X डैश T बराबर P0T XT बट्टा PS। X डैश T का मान निकालना है, तो P0T का वैल्यू अब देखते हैं। नहीं तो P0T का वैल्यू कहीं दिया गया होगा 32, तो यहां 32 रखेंगे। XT का मान 0.6, PS का मान यहां से जो भी सॉल्व करके आपको आएगा, PS का मान वो यहां पुट कर दीजिएगा, तो सॉल्व करके X डैश T का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। तो यही तो क्वेश्चन दिया गया था आपको बनाने के लिए, तो बनना चाहिए था। मेन है कोई बच्चा जो है ना वो पूरा जी जान से ट्राई ही नहीं करता है, बस में आ रहा है ना। नहीं, एक बार ध्यान है, बिहार बोर्ड में बहुत सारे बच्चों को फेल कर दिया गया था, अभी 3-4 साल पहले की बात है। नहीं, बहुत सारे बच्चों का मार्क्स कम आ गया था। नहीं तो बिहार बोर्ड के सभी बच्चे जो थे, बहुत सारे बच्चे जो है, नहीं जैसे कितना बच्चा फॉर्म भरता होगा जी 12th वाला बिहार बोर्ड का? है लगभग 7-8 लाख, 13 लाख, लगभग 13 लाख लड़का मान लो फॉर्म भरा था। नहीं तो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट खराब हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको अपने जो रिजल्ट आया था उससे असंतुष्ट थे, बस में ना कि नहीं मेरा रिजल्ट जो है वो और अच्छा आना चाहिए था, रिजल्ट मेरा खराब हो गया। ठीक है, और बिहार बोर्ड का जो ऑफिस है पटना में, वहां पर विरोध करने के लिए हमको लग रहा है मुश्किल से 100-150 आदमी पहुंचे होंगे, 100-150 का बच्चा पहुंचा होगा, बस में आ रहा है। लेकिन बात पूरे बिहार में थी कि भाई पूरे बिहार के बच्चों का रिजल्ट जो है वो गड़बड़ाया गया है, रिजल्ट ठीक नहीं आया है। ठीक है, अब विरोध करने के लिए कितना बच्चा पहुंचा? 150 बच्चा पहुंचा। नहीं, फॉर्म कितना भरा है? 13 लाख। 150 बच्चा ही काहे पहुंचा? 1 लाख लड़का पहुंच जाता तो बिहार बोर्ड का खटिया खड़ा हो जाता। नहीं, लेकिन लड़का पहुंचा 150, मार पीट के भगा दिया सब। समझ रहे हैं? लड़का ज्यादा क्यों नहीं पहुंचा? इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम जो बनाए हैं वो 100% अपने बलबूते पर बनाए हैं और पूरी ताकत से पढ़ के हम बनाए हैं। ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम है, बस में ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम है। तो इस कारण से होता क्या, अब हो क्या रहा है, देखो जो बच्चे तेज भी हैं वो भी बहुत मन लगा के नहीं पढ़ते हैं, मीडियम पढ़ रहे हैं, जो सर पढ़ा दिए सब ठीक है चल रहा है। आप अपने से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं,
ऐसा नहीं होता कि सर पढ़ा रहे हैं तो हम थोड़ा अलग बुक भी बनाएं, एनसीईआरटी बुक को देखें कि सर कुछ छोड़ तो नहीं रहे हैं। नहीं, ये सब चीज़ों पर बच्चे केयर नहीं करते हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे। ये डिफरेंस हो जाता है सीबीएसई बोर्ड में। इंग्लिश मीडियम के कुछ बच्चे ऐसे होंगे, या जो बच्चे बहुत कॉन्शियस हैं, नहीं हम यहाँ की मतलब अपने इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहे हैं, और भी जगह जहाँ बढ़िया पढ़ाई हो रहा है या जो लोग ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों में ये बात है कि अगर आप कोई टॉपिक छोड़ दिए ना, फट पकड़ लेगा। सर क्योंकि एनसीईआरटी खोल के बैठा हुआ है, वो साइड बुक भी खोल के बैठा हुआ है, आप पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं, नहीं जैसे ही कौन टॉपिक स्किप कीजिएगा, बाहर निकलिएगा, वो फट दे क्लास के बाद निकलिएगा, बोल देगा सर ये टॉपिक जो था इसके बाद तो ये टॉपिक था, ये छोड़ दिए थे क्या सर? नहीं, आप पकड़ा जाइएगा। बस में आ रहा है। तो विरोध करने के लिए जरूरी है ना कि हाँ हम लिखे हैं, आप हमसे पूछिए क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आया है 70 नंबर का, आप एक एक क्वेश्चन से पूछिए, हम बताने को तैयार हैं, कहाँ है मेरे मार्क्स कम आया है, निकालिए मेरा कॉपी। ऐसा बोलने का हिम्मत है? कितना बच्चा में हिम्मत है ऐसा बोलने का? है ये नहीं है? नहीं, सबको डर है का ना, हम नहीं जाएंगे, कहीं कॉपी निकाल के रख दिया, कहीं पूछ दिया कि हे बताओ क्वेश्चन हो, तो कौन बताएगा? वो तो हम चीट चाट से क्वेश्चन पास किए हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है? आपको जितना जोर लगाना चाहिए पढ़ाई के लिए, एक्चुअली जिस पर आपका लाइफ डिपेंड है, क्या आप उतना जोर लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे हैं। आप टाइम वेस्ट करते हैं घूमने में, फिरने में, बात करने में, मोबाइल देखने में, इधर उधर जाने में, घर का काम करने में, ये सब अभी आपके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है। और ये हम लोग कर रहे हैं, पूरा धड़ल्ले से कर रहे हैं। नहीं, इसी कारण से होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सेटल कर जाते हैं और बहुत सारे बच्चे सेटल नहीं कर पाते हैं। तो क्यों कुछ ही बच्चे सक्सेस कर पाते हैं? क्योंकि जो सीरियस है, जिसको कुछ करना है, वो पगलाया हुआ है, उसको दिन रात किताब के अलावा कुछ दिखिए नहीं रहा है। वो जब कोचिंग से निकल रहा है फिर किताबें बैठा है, मोबाइल भी देख रहा है तो वीडियो किसी टीचर का ही देख रहा है, कोई ना कुछ पढ़ ही रहा है वो। नहीं, उसके दिमाग से जैसे वो कोई एक्स्ट्रा वीडियो जैसे ही ऑन कर रहा है, उसका दिमाग फटफट कह रहा है क्या, अरे गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, नहीं हटाओ इसको, तो वो हटा देगा। अब बहुत बच्चा है कि उसका दिमाग कह भी रहा है गलत कर रहे हो, तो उसको कह रहा है चुप, स्लाइड कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, बहुत सारी बातें हैं। आप सक्सेस होइए ना, उसके बाद फेरिए ना मोबाइल, आप पैसा कमाने लगिए, कहीं जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, कहीं आपका प्राइवेट जॉब भी बहुत अच्छा हो जाए, पैसा आने लगे, कीजिए। उसके बाद कोई दिक्कत हो ना, स्ट्रगल उस समय भी है, लेकिन उस समय आपको पैसा कमाने के लिए अब स्ट्रगल नहीं करना है, अपने पैसे को इंक्रीज करने के लिए स्ट्रगल करना है। तो वो एक अलग मजा स्ट्रगल है, उसमें आपको मजा आएगा। लेकिन अभी आप किसी लायक नहीं हैं, आप एक एक रुपया के लिए गार्जियन पे डिपेंडेंट हैं, नहीं, और अभी आप स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं, रिलैक्स में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या ही कर लीजिएगा? आपको क्या लगता है कि इसके बाद का जो आपका एनर्जी होगा, वो एनर्जी अब बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा? घटता जाएगा। आपकी एनर्जी हाईएस्ट पीक पर है, इसके बाद 12th के बाद आपकी एनर्जी अब डिक्रीज करेगी। ध्यान रखिएगा, 14, 15, 16, 17 यही सब उम्र हाईएस्ट पीक का है। इसके बाद आपकी एनर्जी डिक्रीज करेगी, आपको किताब खोलने का मन नहीं करेगा, बहुत पढ़ने का मन नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा। तो अभी अगर इस पीक का फायदा नहीं उठाए, नहीं तो आप गए, अभी इस पीक का फायदा उठा लिए तो आप निकल गए। तो निकलने के प्रयास में रहिए। क्यों क्वेश्चन नहीं बना, काहे नहीं बना? कितना बच्चा आके हमसे पूछा कि सर क्वेश्चन नहीं बना। पूरे क्लास में एक बच्ची आके बोली, पूरे क्लास में एक बच्ची खाली बोल रही है कि सर जो प्रॉब्लम दिए थे वो नहीं हुआ। समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, इंग्लिश मीडियम का हम लोग डीपीएस दे रहे हैं, आपका डीपीएस अभी रोका हुआ है, नहीं मिल रहा है, लेकिन पूछिए उस बच्ची को हम अलग से डीपीएस भी दे रहे हैं इंग्लिश मीडियम, तुम बनाओ, क्योंकि वो बना रही है। जो क्वेश्चन फंस रहा है वो पूछ रही है, नहीं अलग बुक से भी कहीं से कुछ पढ़ रही है, वो भी क्वेश्चन लाके वो पूछ रही है हमसे। तो हमको लग रहा है कि नहीं ये बच्चा पढ़ रहा है, नहीं या ये बच्ची पढ़ रही है, तो आप पढ़ो भाई, एक्स्ट्रा मेहनत करो, हम तैयार हैं मेहनत करने के लिए। तुम कह नहीं सकते हो कि सर आपसे क्वेश्चन पूछे थे आप नहीं बताए, हम बताएंगे ही बताएंगे। दिन भर मेरा वही कमुए है। आप अपने काम के प्रति कितना सक्रिय हैं ये देखिए। दूर से साइकिल चलाए कोई आ रहा है, कोई हाँफते हुए आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कर क्या रहे हो भाई? थोड़ा सोचो अपने बारे में। बहुत ज्यादा मेहनत है, अगर मेहनत नहीं कर पाइएगा ना तो आपका जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड गिरा हुआ ही रह जाएगा। आप डाउन स्टैंडर्ड, लो स्टैंडर्ड आदमी ही रह जाइएगा, कभी अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा नहीं पाएगा। स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो एकमात्र तरीका है पढ़ाई, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। बस में आ रहा है? आप पढ़ लिख के ही अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं। नहीं पढ़िएगा, आपका स्टैंडर्ड डाउन टू अर्थ था और डाउन टू अर्थ ही रह जाएगा, धूल मट्टी में ही रह जाइएगा, आप बढ़ नहीं पाइएगा।
इंक्रीज करना है तो दिन रात एक कीजिए, वो आप जैसे आप कर सकते हैं कीजिए, वो आपके ऊपर है। नहीं अब ये सोचते हैं कि क्या ही हम कर लेंगे, नहीं कि मेरा दिन रात एक हो जाए। अरे भाई आप जहां भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जहां भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जहां भी मैथ पढ़ रहे हैं, पूरा जोर लाए काहे नहीं पढ़ रहे हैं? आपका क्यों नहीं हर दिन का अपडेट है? आपको हर दिन क्यों नहीं याद है? आपको हर क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है यानी आप में कमी है या टीचर में कमी है। अगर टीचर ठीक पढ़ा रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। आप सोचिए कैसे क्या करना है। आपको तो कोई बेवकूफ बना जा सकता है, आपकी तो स्थिति ऐसी है कि कोई भी आदमी आपको बेवकूफ बना देता है। कितने बच्चे हैं जो इसमें बुक पलटने वाले हैं? हम आपको कोई टॉपिक, हाँ एक बच्ची मान लो बोल रही है कि हम बुक पलटते हैं, कितने बच्चे आप लोग में से कोई हाथ उठाने वाले तैयार नहीं है? हाँ आपको जो पढ़ा देंगे ना आप खुश रहिएगा। हम अभी कहें कि सोल्यूशन खत्म, ठीक है बाबू खुश है, हाँ सर, बाप रे चैप्टर खत्म हुआ? नहीं हुआ। अभी हम कहते खत्म तो खत्म। समझ रहे हैं? आप लोग का स्थिति ये है, कोई चैप्टर में स्टार्ट कर दिए, कोई टॉपिक छोड़ दिए तो छोड़ दिए, आपको कहाँ मतलब है? आप क्या ही कर लीजिएगा, कोई मतलब नहीं। आप बुक पलटते ही नहीं हो, आप टॉपिक देखते ही नहीं हो, ये कौन कौन से टॉपिक में पढ़ना है। एक एक लाइन आप पढ़ ही नहीं रहे हो, किसी लाइन को नहीं समझ में आ रहा उसको मार करके सर ये लाइन हमको नहीं समझ में आ रहा, हमको बताइए सर, ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, बनाइए। अभी आपके पास सर हैं, बाद में कौन रहेगा आपके पास? कोई नहीं रहेगा। 11th 12th पर ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है, तो आपको क्या लगता है कि आपको खाली बोर्ड एग्जाम पास करना है, कौन कंपटीशन निकालना भी है? मतलब आप आगे कुछ करना है कि नहीं करना है? कि बोर्ड एग्जाम पास कर जाएंगे, फिर ग्रेजुएशन का फॉर्म भरेंगे, फिर वो भी पास कर जाएंगे, फिर एमएससी का फॉर्म भरेंगे, फिर वो पास कर जाएंगे, और उसके बाद बाबूजी का माथा बैठे रहेंगे। नहीं बाबूजी रुपया दीजिए तो खर्चा चलेगा, बस में ना। तो आप तो वैसे ही पढ़ रहे हो कि आप लोड बन जाइएगा, बाद में पृथ्वी पर बोझ बन जाइएगा, माई बाबू पर बोझ बन जाइएगा, सब पर तो बोझ ही बनिएगा आप। जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं उस हिसाब से हम कर रहे हैं। आप जिस समय जहां पर वर्क कर रहे हैं पूरी ताकत लायक कीजिए ना। इस क्लास का एक एक बच्चा ऐसा हो, हम पढ़ा रहे हैं, एक एक बच्चा न्यूमेरिकल बना है, हाँ सर बन गया है। नहीं न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है, इसका बहुत सारा उपाय है भाई। या तो टीचर कांटेक्ट करेंगे, किसी सीनियर को कांटेक्ट करेंगे। अगर क्लास बंद है, हमसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, तो मेरा पहला मोटो है कि हमको न्यूमेरिकल बनना चाहिए। पहला वो होमवर्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो कैसे करें भाई? नहीं सीनियर को पकड़े, किसी बड़े आदमी को पकड़ रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, वीडियो देख रहे हैं क्वेश्चन डाल के। आज तो इतना मोबाइल पर ऑप्शन है, डाउनलोड है, नहीं कोई भी ऐप पर डाल रहे हैं, देख रहे हैं। बनाना है, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर सर से पूछेंगे। नहीं हर चीज का ऑप्शन अवेलेबल है, यूट्यूब पे क्वेश्चन डालेंगे, कहीं से क्वेश्चन का आंसर मिलेगा नहीं? मिलेगा ही मिलेगा। आप खोजते कितनी बार हो? खोज ही नहीं रहे हो आप। आपको जो खोजना चाहिए वो खोज नहीं रहे हो, फालतू चीज पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप खोजने लगिएगा, इस सब आंसर नहीं मिलेगा जिसका क्वेश्चन का। काहे नहीं मिलेगा भाई? लेकिन कितना आदमी खोज रहा है? नहीं खोज रहे हैं। जो खोजना चाहिए वो खोज नहीं रहे हैं, जो नहीं खोजना है वो टाइप करके खोज रहे हैं। खोजिए, वेस्ट कर रहे हैं आप टाइम। एक एक क्वेश्चन हम बता के, हम आपको बता के क्या ही कर लेंगे? हमको थोड़ी ना सीखना है भाई। ये आपसे बन के आना चाहिए था। 5 दिन क्लास बंद था, 5-6 दिन में आपको ये सब बन के आना चाहिए था। क्यों नहीं बना? आप क्यों नहीं नेट पे खोजे? क्यों नहीं मोबाइल पे खोजे? सबके पास मोबाइल है ना, क्यों नहीं खोजे? क्यों नहीं किसी सीनियर से पूछे? ये सब चीज कमी है, कमी सुधारिए, नहीं तो रह जाइएगा आप लोग जैसे हैं तैसे ही रह जाइएगा। हम कितना ही क्या कर लेंगे, हम क्वेश्चन बनाएंगे उससे क्या ही फायदा? कुछ फायदा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब कल भी क्वेश्चन दिए थे, तो इसमें क्या पता कौन कौन सा बनवाए थे। शुद्ध बेंजीन का ये तो बना दिए थे। ये वाला शुद्ध बेंजीन का वाष्प एक निश्चित ताप पे 640 ये तो बनवा दिए थे, ये भी बनवा दिए थे। 0.5 ग्राम मॉस ये से बना, ये बना था, बनाए हैं, बना है। चलिए एक बच्चा तो बनाया है, और कोई बना है? चलिए 3 आदमी हुए, और बाकी लोग नहीं बना है। काहे नहीं कहीं ट्राई किए भाई? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऑप्शंस का यूज कीजिए। आपके पास मोबाइल्स हैं, मोबाइल का यूज कीजिए, बनाइए क्वेश्चन को, क्वेश्चन का सॉल्यूशन उतार के लाइए। उतारने के बावजूद नहीं समझ में आया तो फिर पूछिए, लेकिन उपाय खोजिए। आपका मोबाइल ऑन ही होना चाहिए क्वेश्चन खोजने के लिए, किसी चीज को पढ़ने के लिए।
कोई बच्चा बोलता है कि हमको पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शन क्या क्या उसका उपाय है? उपाय यही ना है कि हम फिर लगे भीड़े टीचर से पूछें कि क्या इसका उपाय है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो बस में आ रहा है, पीछे का छूट गया उसका क्या उपाय है, आगे का पढ़ना है उसका क्या उपाय है, हर एक चीज का उपाय है। लगेंगे भीड़ेंगे तब उपाय है, और नहीं भीड़ेंगे आ रहे हैं मुर्दा की तरह बैठे हुए हैं और फिर मुर्दा की तरह निकल जा रहे हैं, तो उपाय ही क्या है? मुर्दा ही रह जाइए। नहीं बोल पा रहे हैं, भगवान जवान दिए हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, तो कौन सी है? मुर्दे ना है। नहीं, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर साहब को बोले कि डॉक्टर साहब पूछे कि क्या तकलीफ है, डॉक्टर बोलो क्या तकलीफ है। आप लोग कुछ उस टाइप के हैं, गूंगे हैं आप लोग, पता है आप लोग को, आप लोग गूंगे हैं, आप लोग बोल नहीं पाते हैं, आपके मुंह में जवानी नहीं है। आप काची बोलने के लिए निकालिएगा, किसी फरियाना हो तो उसके लिए मुंह से देखिए कितना टपटप आवाज निकलेगा। नहीं, किसी को उपाय करना है, किसी से गाली गलौज करना है, उसके लिए फट फट मुंह से आवाज निकलेगा। लेकिन किसी क्वेश्चन पूछना हो, नहीं पढ़ाई वाला बात, ये सब बड़ा बोरिंग काम है, बस में रहे। लेकिन बोरिंग काम ही सक्सेस दिलाता है, ये ध्यान रखिएगा। जितना बोरिंग काम है वही सक्सेस दिलाएगा, क्योंकि इसमें बहुत लंबा टाइम लगना पड़ता है। चलिए देखा जाए थोड़ा सा। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय को 100 सेंटीमीटर क्यूब CCl4 में मिलाया गया। यदि प्योर CCl4 का वाष्प दाब 143 mm है तो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें। यही क्वेश्चन था हम लोग का। यदि CCl4 का घनत्व दिया हुआ है तथा विलय का अनुभार दिया हुआ है 65 ग्राम पर मोल। चलो देखते हैं क्या क्या हम लोग के पास है। तो पहला है 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय, यानी कि विलय का भार हमको दे दिया है, तो वो लिख दो पहले। क्वेश्चन पढ़ो और जो जो दिया है पहले उसको लिखो। तो विलय का भार दे दिया है कितना? 0.5 ग्राम। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और विलय के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या? विलय का अनुभार दे दिया है। एक विलय का दिया हुआ भार है और एक है विलय का अनुभार, वो दिया हुआ है 65 ग्राम, ये भी लिख दिए। ठीक है, अब CCl4 के बारे में आते हैं। यहां लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब CCl4। तो सेंटीमीटर क्यूब आयतन का इकाई है, नहीं यानी CCl4 का आयतन दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहां पर CCl4। तो CCl4 है क्या? विलायक। नहीं, CCl4 का आयतन दिया हुआ है, उसको लिख देते हैं। आयतन दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, लिख दिए। चलो, यदि प्योर CCl4 का वाष्प दाब इतना दिया हुआ है तो विलयन का वाष्प दाब, यदि CCl4 का घनत्व, चलो CCl4 का घनत्व भी दिया हुआ है, CCl4 का घनत्व भी दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है आपको 1.58 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो भी लिख दिए। ठीक, अब आओ, और क्या दिया हुआ है? प्योर CCl4 का वाष्प दाब यानी कि P0 CCl4, ये भी आपको दे दिया हुआ है कितना? 143 mm दे दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें, यानी हमको PS का मान निकालना है। PS कितना होगा यही निकालना है। ठीक, तो पहले जो जो दिया उसको लिख दो। नहीं, अब PS का मान निकालना है तो बनाएंगे। अब इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा जो विलय है वो कैसा विलय है? अवाष्पशील। तो अवाष्पशील विलय के वाष्प दाब का निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया है। फॉर्मूला कल बताए थे हम लोग, P0 माइनस PS बटा P0 बराबर X विलय। ऐसा फॉर्मूला हम लोग को बताया गया है, दिक्कत है इसमें? नहीं, अब देखो, जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान है, यही ना वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान है। वाष्प दाब के अपेक्षिक अनुमान में ज्यादातर केस में हम देखें अगर, तो P0 माइनस PS बटा P0 बराबर X विलय का हम लोग का जो फॉर्मूला होता है ये वाला होता है, W1 बटा M1 इंटू M2 बटा W2। ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें ज्यादातर विलयन कौन सा आएगा? तनु विलयन। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखते हैं जो हम पिछले क्लास में बताए थे आपको। ठीक, अब देखते हैं कौची कौची का मान दिया हुआ है। P0 का मान है 143, इसका मान पता है 143, माइनस PS का मान निकालना है, फिर P0 का मान 143 लिख दिए, बराबर W1 यानी विलय का दिया हुआ भार, तो विलय का भार 0.5, तो विलय का भार 0.5 बट्टा M1 मतलब विलय का अनुभार, ये सब पढ़ चुके हैं, कितना है? 65, तो 65 लिख दिए, इंटू
M2 यानी विलायक का अनुभार। तो विलायक 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 कौन है? CCl4। तो इसका अनुभार निकालना पड़ेगा। चलो CCl4 दे दिया है, इसका अनुभार निकालना हो। कार्बन का भार कितना? 12। इसका एक क्लोरीन का भार होता है 35.5। तो 4 गो क्लोरीन है तो 35.5 गुना 4 तो 5 का 20 दशमलव 5 का 20 या 2 22 और 4 12 या 2 14 142। ठीक है, तो यहाँ पे 12 और 12 में कितना जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 4 5 1 154। तो हम लोग को यहाँ पे आ गया M2 का मान 154 बट्टा W2 विलायक का दिया हुआ भार। तो विलायक का दिया हुआ भार देखते हैं। विलायक का आयतन दे दिया है, विलायक का घनत्व दे दिया है, लेकिन भार नहीं दिया हुआ है। तो आयतन और घनत्व के मदद से हम लोग चाहें तो CCl4 का भार निकाल सकते हैं। भार तो मास यानी निकालना है, तो मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम गुना डेंसिटी। चलो वॉल्यूम कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब गुना घनत्व कितना है? 1.58 ग्राम। अब बट्टा में सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा। 1.58 में 100 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 158 ग्राम। आ गया? नहीं तो यहां पर क्या रख देंगे? 158। अब इस सबको सॉल्व करके हम लोग क्या पीएस का मान, ये जो निकालना था पीएस का मान, वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। देख लो कहां से नहीं बनने वाला क्वेश्चन था। दिक्कत है? क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाएंगे तो ही दिमाग खुलेगा, ध्यान रखना है। और हम कितनी बार बोलते हैं, जो बच्चे पढ़ाई में तेज होते हैं वो नॉर्मल लाइफ के फैसला में भी तेज होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आप एक चीज में तेज होते हैं ना तो वो आपको दूसरे फील्ड में भी तेज बनाता है, इसमें दिक्कत। इसके अलावा एक और क्वेश्चन शायद था लास्ट, ये बना है? बनाए हैं? कितने लोग बनाए हैं? 2 3 4 5 एक 6 जने बनाए हैं। देखा जाए, यहां दिया हुआ है चीनी के जलीय विलयन का वाष्प दाब। चीनी के जलीय विलयन का वाष्प दाब 756 mm है, यानी पीएस का मान दे दिया है 756 mm, रख दिए। शुद्ध जल का वाष्प दाब यानी P0W का मान दे दिया है 760 mm। ठीक है, तो बताएं 1 kg जल में कितने ग्राम उपस्थित होंगे, यानी मोललता निकालना है। ये निकालना क्या है? मोललता निकाल लो, नहीं अपने आप सॉल्व बन जाएगा। अब पीएस का वैल्यू पता है, P0W का वैल्यू पता है, और चीनी जो है ये कैसा विलय है? वाष्पशील की अवाष्पशील? अवाष्पशील है। तो अवाष्पशील वाला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, P0 माइनस PS बट्टा में P0 बराबर X विलय। हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं इस तरह से। अब P0 का वैल्यू दिया है 760, तो 760 माइनस 756 बट्टा P0 का मान दिया हुआ है 760 बराबर में क्या आ गया? X विलय। तो इसको सॉल्व करके बताइए कितना आया है? 0.005 बराबर X विलय। अब X विलय का मान निकल गया, ध्यान रखना है। चलो X विलय का मान हमको निकल गया। अब जब X विलय का मान निकल गया तो हमको पता है X विलय बराबर, हम यहां लिखेंगे विलय का मोल और बट्टा में विलायक का मोल। अब यहां लिखेंगे X विलय बराबर विलय का मोल निकालना है, और 1 kg विलायक में, तो 1 kg विलायक जल है, 1 kg विलायक यानी 1 kg जल को मोल मतलब कितना आएगा? 55.5। चलो अब X विलय का मान तुम निकाल चुके हो 0.005, तो N का मान निकालोगे तो N बराबर X विलय गुना 55.5। ठीक है, तो X विलय का मान निकल चुका है 0.005 और गुना में 55.5। इसको सॉल्व करके कितना आया है? 0.277, 0.3 मान सकते हैं। तो विलय का मोल हमको निकल गया, लेकिन हमको विलय का क्या निकालना है? ग्राम। नहीं तो मोल का फॉर्मूला याद करो, मोल का फॉर्मूला था दिया हुआ भार बटा अनुभार था। तो अगर हमको दिया हुआ भार निकालना है यानी कि विलय का भार निकालना है, तो विलय का भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मोल और गुना में क्या करेंगे? अनुभार।
मोल में अनुभार से गुना कर देंगे, तो मोल तो निकाल चुके हो 0.3, अनुभार विलय का अनुभार तो चीनी है, तो चीनी का अनुभार कितना होता है 342। कितनी बार हम लोग कर चुके हैं। अब यहां से इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 102.6। सही है, इतना ग्राम आ जाएगा। देख लो, ध्यान रखो, क्वेश्चन न्यूमेरिकल यही लाइफ है, बाकी कुछ लाइफ नहीं है। ये बनने लगा, सब कुछ होने लगा, दिन रात इसी में बिजी हैं, गुना भाग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दिमाग में आ रहा है, करते रहिए करते रहिए। यही एक साधन है जो आपको कहीं ना कहीं सेट करेगा। चलिए, इतना में दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है।